हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस में इकॉनमी देखने वाले हैं और इस एक वीडियो में हम मैक्सिमम जो फैक्ट हैं इकॉनमी के वो सारे के सारे देख लेंगे। ठीक है, मतलब ये एक वीडियो आपकी इकॉनमी के लिए एक तरह से कंप्लीट होगी। अगर कुछ बचता है तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। कौन क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं तो CRR देखेंगे, SLR देखेंगे, फिर आपका रेपो रेट देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, MSP क्या होता है ये देखेंगे, किस तरह से लगता है और क्या क्या इसमें चीज़ें गवर्न होती हैं, कैसे ये लागू होता है, ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद से हम FRP भी देखेंगे और FRP के बाद हम बजट के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और फिर फंड्स देखेंगे, कितने प्रकार के फंड्स होती हैं, सरकार कैसे पैसे यूज करती है, कहाँ से सरकार खर्चे निकालती है अपने, ये चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद से हम GST भी देखेंगे जो कि एक इकॉनमी का हॉट टॉपिक है। इसे भी क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम बन ही जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे होते हैं वो कवर हो गए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी बच जाती हैं जैसे मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। कुछ बिल्स, ठीक है, कुछ बिल्स होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल हो गई जो सरकार जारी करती है, ठीक है, प्रतिभूतियाँ हो गई, बॉन्ड्स हो गए, कुछ चीज़ें होती हैं तो वो हम उसको किसी शॉर्ट वीडियो में या फिर मैं कोई एक वीडियो बना दूंगी तो उसमें हम देख लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपके DSSB एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार के इससे क्वेश्चन आए। एक बार उसको देख लेते हैं दोबारा से ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही देखिए आपका T बिल से आया हुआ है। ठीक है, ये फिर उसके बाद से हमारा MSP से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, MSP से क्वेश्चन आया है। इसके बाद से देखेंगे आप अगला क्वेश्चन FRP से है। देखिए कितना मतलब ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट थे। ये आपका देखिए कॉन्टिजेंसी फंड से, आकस्मिक निधि से आपके क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद से आपका दोबारा से FRP से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मतलब 2019 के अलग अलग शिफ्ट के पेपर हैं। ठीक है, फिर आपका कंसोलिडेटेड फंड से आया है। यहाँ आपको अंदाज़ा लग सकता है समेकित निधि से उसके बाद से ये क्वेश्चन आया है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट ये कुछ एक दो टॉपिक हो जाते हैं जैसे फंड्स हो गए, MSP हो गया, FRP हो गया, ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ जो और भी इकॉनमी के टर्म हैं वो यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से करने से पहले मैं आपको बता दूँ, दोबारा से रिवाइंड करा देती हूँ कि हमने DSSB PRT की तैयारी स्टार्ट कर दी है और इसके लिए मैंने किस तरह से 1.5 महीने में अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। पूरी हमारी 1.5 महीने में पूरी सिलेबस एक बार सिलेबस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एज पर माई स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने जो आपके साथ शेयर की थी उसमें बताया था कि हम 10 से 15 जून के बीच में पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। वो हमने कर लिया, डन हो गया। ठीक है, पूरी PDF उसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हो। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का भी वही सीन है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और आपका जो ज्योग्राफी होता है। उसके बाद इस वीडियो के बाद से इकॉनमी भी सारे के सारे मेजर जो टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। बस करंट अफेयर रह जाता है तो उसके लिए भी मैं अलग से रोज़ की एक वीडियो डालती रहूँगी जिससे हमारा करंट अफेयर भी 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से हम इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोबारा से कि अगर आपने मेरी चैनल पे अपलोडेड जितने भी शॉर्ट्स हैं वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैं बैट लगाती हूँ कि मतलब आपको उस पूरे शॉर्ट में जो कुछ लगभग 50-60 होंगे आई थिंक, मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लेंदी चीज़ें मतलब पढ़ाई है। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। मे बी आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस है वहाँ से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे अकबर के नौरत्न, फिर आपका ये जो हमारा SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल है, ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से बताई है जो कि हमको जनरली नहीं याद हो पाती हैं। वो आप जाके वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा मैंने इंट्रो ही ले लिया। चलिए, तो अब हम देखते हैं इकॉनमी में CRR क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, यही हमारी सेंट्रल बैंक है, ये हमारा केंद्रीय बैंक है जो मार्केट में महंगाई को और महंगाई कब कम होगी, कब बढ़ेगी, कब घटेगी, ये सारी चीज़ें, मनी का फ्लो, ये सारी चीज़ें कौन गवर्न करता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करती है। ठीक है, और कोई बैंक
किस तरह से किस रेट पे चीज़ें करेगा, ये सारी इफेक्ट भी, मतलब कैसे कोई बैंक किस रेट पे अपने कितने इंटरेस्ट पे वो पैसे दे रहा है या फिर लोन दे रहा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत काफ़ी हद तक जो है आरबीआई से अफेक्टेड रहती है। उसी टर्म में आपका एक सीआरआर होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है भाई? तो सभी बैंकों को, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं आपके, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उन सभी को अपनी कुल जमा राशि का, ठीक है, एक निश्चित हिस्सा जो कि आरबीआई तय करेगी, ठीक है, वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, सभी बैंकों को अपने पास जितना भी पैसा है उसका कुछ हिस्सा जो कि आरबीआई तय करती है वो उनको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास जमा करना होता है। और इसी को हम बोलते हैं कैश के फॉर्म में, क्योंकि करना होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैश रिजर्व रेशियो है। और ये क्या होता है? कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। और ये 3 to 5% के बीच में रहता है। यहाँ मैंने भूल कर दी है, इसके बीच में रहता है। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन फॉर्म में। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जस्ट सपोज कि यू आर अ पर्सन, कि आप चाहते हो कि आप जा रहे हो बैंक में पैसे देने 100 रुपये, ठीक है, ये आपका बैंक है, ओके, और यहाँ पे भाई ये आरबीआई है, ओके, आरबीआई बड़ा बैंक, ठीक है। आप लेके गए ये 100 रुपये यहाँ बैंक में, बैंक ने ले लिया, ठीक है, बैंक ने पैसे जमा कर दिए, ठीक है। अब इस जमा पैसे को बैंक यूज करेगा ना, कोई दूसरा पर्सन आएगा लोन लेने तो उसको क्या करेगा? 5% रेट पे दे देगा। पर हाँ, ये पूरे 100 रुपये ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आरबीआई ने तय कर दिया है सीआरआर 4.50, या सीआरआर मान लीजिए इसने 5% इसने 1 मिनट 5% इसने सीआरआर मतलब तय कर दिया, तो बैंक को पहले 5 रुपये इसको यहाँ पे जमा कर देना है सबसे पहले। अपने जितने भी इसके पास जितने रुपए जमा हैं, जितने भी एक बैंक के पास पैसे हैं, उसमें से 5 रुपये पहले वो आरबीआई को दे देगा, जितना सीआरआर उसने तय किया आरबीआई ने। उसके बाद जो 95 रुपये बच जाते हैं ना, इसमें से ही अपना बैंक वाला काम करेगा, लेना देना, लोन देना, हाउस लोन देना, फलाना ढिकाना, जो भी लोन देना, जो भी काम करना है। समझ में आया? तो एक निश्चित अमाउंट जो कि आरबीआई तय करता है, वो किसी बैंक के सारे के सारे जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वो सीआरआर के रूप में जो हैं आरबीआई के पास ले जाके रख देते हैं, अपने पास नहीं, आरबीआई के पास ले जाके रख देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये महंगाई पर किस तरह से इफेक्ट डालती है भाई? देखिए, जब आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा आए, ठीक है, जब आरबीआई चाहती है मार्केट में पैसा आए, तो वो क्या करेगी? अब मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपये हैं, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया, ठीक है, आरबीआई सीआरआर कम कर देगी जब ये चाहती है मार्केट में पैसा जाए, ठीक है। तो आरबीआई मान लीजिए 3% कर देगी सीआरआर को, तो अब बैंक के पास 97 रुपये हो गए भाई, तो बैंक भी क्या करेगा? अब मान लीजिए 5% इंटरेस्ट पे देता था, ठीक है, लोगों को पैसा, तो वो और थोड़ा कम कर देगा, 4% इंटरेस्ट पे पैसे देने लगेगा, तो लोग और भी ज़्यादा लोन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में क्या हुआ? एक जगह से यहाँ कम हुआ और फिर इसने कम किया, तो और भी ज़्यादा मार्केट में पैसा फैलने लगेगा, ठीक है, और महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। फिर एक टाइम के बाद अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि क्या हुआ भाई, अब हमको मार्केट में जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, अब हमको पैसे क्या करना है? खींच लेने, मार्केट से पैसे उठाने हैं, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को फटाक से 5% कर देगी, बढ़ा देगी। अब भाई बैंक के पास कितने बचे? 95 रुपये बचे घुमाने के लिए, देने के लिए, तो अब ये भी क्या करेगा? ये भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो लोग भी कम लोन लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो इस तरह से काम चलता है, ओके। तो हमारा सीआरआर हो गया। अब हम देखते हैं एसएलआर क्या होता है। तो सीआरआर जो था, ये सभी बैंकों को, सभी वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकों को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास एक निर्धारित रुपए जो है, रकम जो है रखनी होती है। एसएलआर क्या होता है? ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो अभी करंट टाइम में 18% है। ये भी आरबीआई के द्वारा एक निश्चित रकम होता है, एक निश्चित हिस्सा होता है, जिसे कॉमर्शियल बैंक जो है, जिसको कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। जैसे वो सीआरआर को आरबीआई के पास ले जाके उतना रखती थी, पर यहाँ एसएलआर को, इसको क्या होता है, या तो गोल्ड के फॉर्म में, या तो बॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर रिजर्व के फॉर्म में, या तो कैश के फॉर्म में, जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में, वो गोल्ड, बॉन्ड, रिजर्व, कैश के फॉर्म में ये इसे अपने पास रखना होता है, ना कि आरबीआई के पास, पर रखना होता है, ठीक है। इतना अनिवार्य है कि इसको एसएलआर को अपने पास रखना ही है। ये चीज़, यही डिफरेंस भी होता है सीआरआर और एसएलआर में, कि एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखती है
पर सीआरआर जो है बैंक ले जाकर के कहाँ रखती है, सेंट्रल बैंक के पास रखनी है। और ये मेंटेन करना क्या है, अनिवार्य होता है। ठीक है, ये भी आरबीआई ही तय करती है, जो प्रेजेंट टाइम में 18% है। मतलब कि 100 रुपये जो जमा हुआ है, ठीक है, बैंक के पास, उसमें से 18 रुपये तो ये पहले अलग से रख लेगा अपनी तिजोरी में, चाहे उसका बॉन्ड खरीद के रख ले सरकार से। ठीक है, 18 रुपये का बॉन्ड खरीद के रख ले सरकार से, चाहे कैसे भी गोल्ड के फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में वो अपने पास जो है रख लेगा। ठीक है, उसके बाद जो उसके पास कितना बचा, उसके पास 92 रुपये बचा। अब इस 92 में से 5 रुपये और रख देगा तो कितना बचेगा, 87 रुपये बचेगा। अब इस 87 रुपये में भाई वो क्या करेगा, अब बैंक में इससे पैसे मतलब बैंक जो है अब इस 87 रुपये में ही मार्केट में पैसे देगा इंटरेस्ट पे, जैसे भी लोन वगैरह जो भी कुछ है वो अपना काम करेगा। तो ये होता है हमारा एसएलआर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके माध्यम से एसएलआर को घटा करके अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़े तो क्या करेगी, वो एसएलआर या सीआरआर को क्या करेगी, घटा देगी। और अगर चाहेगी मार्केट से पैसे उठ जाए, मेरे पास पैसे आए, मतलब मार्केट से पैसे कम करने हैं, तो इन दोनों रेट को क्या करेगी, वो बढ़ा देगी। ठीक, तो इस तरह से जो है घटाया या बढ़ाया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से काम करती है। अब हम देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होती है, वो दर होता है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो 2% 3% कुछ तो इंटरेस्ट देता है ना। मान लीजिए बैंक से आप 100 रुपये लेने गए, तो आपको बैंक क्या कहेगा कि भाई लौटाना तो 3 रुपये उसमें क्या करना है, ऐड कर देना, ये बैंक का रेट है। ठीक है, तो आप जब लौटाने आओगे उसको तो 103 रुपये लेके जाओगे 1 महीने के अंदर, मान लीजिए उसका है, मान लीजिए 2 महीने में अब क्या, वो 6 रुपये हो जाएगा, वो तो 106 रुपये लौटाओगे। इस तरह से इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है, तो यही चीज़, तो रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है बैंक को क्या कर देती है, लोन देती है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, आरबीआई क्योंकि बड़ा बैंक है भाई, आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक जब पैसे लेने जाएगा तो आरबीआई से जिस आरबीआई जितने रेट पे बैंक को लोन देगा, ठीक है, वही जो रेट होता है वो हमारा रेपो रेट होता है। बट इसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, ये मेन चीज़ होती है। तो मान लीजिए इसने अपना इतना गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रख दिया, उसके बाद से जो है अपना पैसा वगैरह लेके गए और फिर एक टाइम बाद चुका करके दोबारा से अपने गोल्ड को क्या करेगा, दोबारा से खरीद लेगा। तो इस वजह से जब ये दोबारा से वो खरीद लेता है, इसको रिपर्चेज रेट भी कहा जाता है। मतलब अपना ही जो कुछ कोलेट्रल रखा था मैंने वो चीज़ दोबारा से मैंने खरीद लिया, इस वजह से रेपो रेट को हम रिपर्चेज रेट भी क्या करते हैं, कहते हैं। ओके, 1 मिनट। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो रेपो रेट है वो कितना है, 6.5% है। ठीक है, अच्छा, अब रेपो रेट से किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न होती है, तो भाई अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक को पैसा खुद मिल रहा है 6% ब्याज पे, तो बैंक आपको पैसा कितने परसेंट ब्याज पे देगा, 8% ब्याज पे, 9% ब्याज पे। ठीक है, और वही अगर रेपो रेट खुद मान लीजिए 3% है, मतलब आरबीआई ने कम कर दिया, तो बैंक आपको 5% पे ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ठीक है, यानी रेपो रेट के बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, रेपो रेट के घटने से महंगाई घट जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी काम करता है। ओके, अगला हम चलते हैं रिवर्स रेपो रेट। भाई ये प्रेजेंट टाइम में तो है 6.75%। क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए अगर आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, वो कॉमर्शियल बैंक से पैसे उठाता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से पैसे उठाता है तो पैसे लेता है, लोन लेता है। अब कॉमर्शियल बैंक भाई जिस रेट पे आरबीआई को पैसे देता है वो रेट हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है, पैसे लेने देने का ये है कि वहाँ पे क्या था, आरबीआई जो है बैंक को पैसे दे रहा था तो उसको हम रेपो रेट कह रहे थे जिस रेट पे दे रहा था। ठीक है, और जब बैंक हमारा पैसे देता है आरबीआई को तो जिस रेट पे बैंक देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इज इट? ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी क्या होता है भाई, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसान अपने फसल बोता है। ठीक है, कभी क्या हुई कि बारिश हुई नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसको आप समझ लीजिए दैवीय आपदा आ गई, तूफान आ गया, जो भी उसकी फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, तो उसके जो
जो भी उसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो कितने रुपए पे बिकी या फिर कम रुपए में बिकी, तो उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है इस वजह से। ठीक है, तो सरकार क्या करता है कि एक रेट फिक्स कर देता है। ठीक है, कि और ऐसा रेट फिक्स करता है जो कि किसान के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कुल मिलाकर किसान का ही लाभ हो। ठीक है, उस रेट से, ताकि यदि किसान की फसल बर्बाद भी हो जाए तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसी चीज़ पे बिके, उसी रेट पे बिके, ताकि उसको ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो इसी को हम बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, वह मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पे जो है सरकार क्या करती है, किसान से जो है प्रोडक्शन को, फसल को खरीदती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा कब की जाती है। फसल की बुआई से ठीक पहले की जाती है, जिससे उस वर्ष की फसल के उत्पादन अधिक या कम होने से उसको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एमएसपी जो है वह मूल्य होता है, मैंने जैसा बताया आपको, कि जिस पर सरकार क्या करती है, किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, और हाँ ये भी चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए सरकार ने बोल दिया मैं इतने रुपए पर खरीदूंगा तुमसे फसल, तो किसान को मान लीजिए मार्केट में और पैसे पे मिल रहा है और दाम मिल रहा है, तो किसान की मर्जी है फुल्ली कि किसान जाके दूसरे मार्केट में कहीं पे और क्या कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एमएसपी डिसाइड कैसे होती है। ठीक है, जो हमारी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है, ठीक है, फसलों की, वो किस तरह से डिसाइड होती है। तो एक हमारी कमीशन होती है जो कि होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, जो हमारी CACP होती है वो एमएसपी तय करती है। ठीक है, ये जो आपको CACP जो है आपकी कमीशन आयोग दिख रही है, ये क्या करती है, हमारी एमएसपी तय करती है। और ये आपके पेपर में कई बार पूछा है कि कौन तय करता है। ठीक, अब तय कैसे करती है पहले ये देख लेते हैं। तो तय करते हुए कुछ बातों का वो ध्यान रखती है, जैसे मार्केट में उस फसल की क्या डिमांड है, ठीक है, और क्या सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में एक शर्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक शर्ट है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास हज़ारों शर्ट है, ठीक है, और उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड तो मतलब ऐसा होगा कि उसका दाम भी कम होगा, जब सामान ज़्यादा है तो दाम कम होगा। अब मान लीजिए 100 शर्ट है, ठीक है, और लोगों को पसंद भी वो बहुत आता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ही है, एक दुकानदार के पास 100 ही आम है और ख़रीदने वाले 1000 हैं, तो वो एक एक आम को 1-1 हज़ार में बेचेगा। ठीक है, पर उसके पास 1000 आम है, खरीदने वाले 100 हैं, तो उनको क्या करेगा, वो 100 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिमांड और सप्लाई काम करता है। तो डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसान जो फसल, मान लीजिए गेहूँ है, सरकार को किसान से गेहूँ खरीदना है, तो उस गेहूँ को उगाने में किसान को कितने रुपए, कितनी राशि लगानी पड़ गई होगी, ये सारी चीज़ों को भी सरकार ध्यान रखती है, CACP ध्यान रखता है। ठीक है, फिर जो फसल है उसका हमारे मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या दाम है, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखता है। फिर इंटर क्रॉप प्राइस, मतलब उसके साथ साथ दूसरा जो फसल है उसकी क्या प्राइस चल रही है, इसको भी कंपैरिजन किया जाता है। दूसरी चीज़ कि टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मतलब कृषि उत्पादक और गैर कृषि उत्पादक जो आपके व्यापार होते हैं, उन सभी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए ही आपकी MSP तय की जाती है। और मूल्य तय करते हुए किसान को कुछ नहीं तो मिनिमम 50% लाभ हो, ये चीज़ पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी भी तरह से किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ये सारे प्रबंधन है। ए मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ग्राहक के ऊपर MSP का क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये चीज़ जो है क्या किया जाता है, इसके ऊपर देखा जाता है। इतने सारे पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, तब जाके क्या होता है, CACP हमारा MSP डिसाइड करता है। इज इट ओके? अब तो ये हो गया, MSP डिसाइड हो गया। अब फाइनल चीज़ है कि सरकार लागू कैसे करती है और क्या प्रोसेस होता है। क्या CACP लागू कर देता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो क्या करता है, CACP सभी राज्यों में जाता है, सभी जगह देखता है, विजिट करता है, फिर सरकार को एक रिपोर्ट बना करके देता है। ठीक है, और ये जो विजिट करना होता है इसका ऑन द स्पॉट असेसमेंट कहलाता है। फिर ये रिपोर्ट क्या करता है, सरकार को देता है। उसके बाद सरकार क्या करती है, इस रिपोर्ट को कि भाई देखो
ऐसा ऐसा तय किया गया है। क्या आप लोग को सही लग रहा है? सभी राज्यों को भेजती है और राज्यों के संबंधित जो मंत्रालय हैं, जो कृषि मंत्रालय या फिर और भी मंत्रालय होंगे उस विभाग से संबंधित, उन सभी को भेजा जाता है। वो लोग आपस में समझते पूछते हैं कि भाई इतना दाम ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से सभी राज्य अपनी अपनी अनुमति देते हैं, अप्रूवल देते हैं। उस अप्रूवल के मिलने के बाद, ठीक है, जितने भी मतलब राज्य और जितने भी संबंधित चीज़ें थी, उन विभाग थे, उनकी अप्रूवल मिलने के बाद अंतिम निर्णय जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA लेती है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की है, एक मंत्रालय है हमारी CCEA। तो फाइनल जो है दाम कौन तय करता है? CCEA, यानी कि CACP जो है कुल मतलब अपना रिपोर्ट वगैरह तैयार करके ये बताती कि भाई इतना होना चाहिए MSP। फाइनल जो है गवर्नमेंट सबको भेज देती है। उसके बाद से गवर्नमेंट जो है उसके बाद से गवर्नमेंट के द्वारा सबको भेजने के बाद से फाइनल रिजल्ट आपका आता है। CCEA जो है ये तय करती है कि कितना होना चाहिए एक्चुअल प्राइस, ठीक। तो ये आपके पेपर में कई बार पूछा है कि कौन तय करता है, कौन मतलब ये सारा प्रोसेस ही उसमें ऑप्शन में लगा दिया है। तो ये सब जब आपको पता होगा तभी तो आप सही कर पाओगे, क्योंकि आजकल का पेपर ऐसा थोड़ी ना कि भाई इसमें 1 2 3 और ये तय करता है, ये तय करता है। पूरा आपको बाकायदा लिखा हुआ मिल रहा है, पूरा लंबे से एक्सप्लेन करके पूरा आपको पढ़ना, आपको पता होना चाहिए डिटेल में चीज़, ठीक है। इसीलिए मैंने इतने डिटेल में लिखा है। अदरवाइज मैं भी लिख देती हाँ MSP CACP उसकी तय करती है और CCEA फाइनल दे देती है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उनको चीज़ें। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब क्या हो गया? MSP तय हो गई। अब खरीदेगा कौन? किसानों से। तो किसानों से जो फसल खरीदता है उसके लिए भी एक संस्था होती है हमारी FCI, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से क्या करती है? जो भी अनाज है, जो भी MSP में तय जितने भी अनाज हैं, देखिए मैं यहाँ भूल गई हूँ अनाजों को रिकमेंड करना, वो भी मैं आपको शॉर्ट में डाल दूँगी कि MSP में कौन कौन से अनाज आते हैं, ठीक है। तो क्या करती है? FCI खरीदती है MSP पर, ठीक है। उसके बाद से उनको अपने भंडारण कोष में रख देती है। फिर अगर किसी राज्यों को ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पे आपातकाल मतलब कहीं पे खाने का क्या है कमी है, कहीं अनाजों की कमी है, तो वहाँ पे दोबारा से वो क्या हो जाता है? बेचा जाता है, ठीक है। और ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है, वो तो बात की चीज़ है। तो इस तरह से हमारा टोटल जो हमारा MSP है काम करता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम देखते हैं FRP। तो भाई देखिए FRP क्या होता है? ये गन्ने के लिए है, ठीक है। ये एकमात्र गन्ना जो हमारा फसल होता है उसके लिए अलग से एक प्राइस लगता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, ठीक है। गन्ने के लिए सरकार ने अलग से ही मूल्य लगाया है और ये भी प्रोसेस सारा का सारा MSP वाला ही फॉलो होता है इसमें, बट ये जो वो MSP लागू होता है और ये CCEA FRP लागू करती है, ठीक है। और ये सेंट्रल लेवल पे अलग होता है और स्टेट लेवल पे अलग होता है। ऐसा क्यों है भाई? देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो एकदम खतरनाक लेवल के चीनी उत्पादक हैं, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा चीनी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लोग अपनी खुद की FRP लागू करते हैं, तो उसको बोला जाता है SAP, ठीक है, यानी स्टेट एडवाइज प्राइस। जो मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो लोग अपना खुद का खुद का SAP जारी करते हैं गन्ने का प्राइस, जो कि नॉर्मल FRP जो सरकार जारी करती है उससे अधिक होता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और प्रोसेस इसका भी सेम वही है, CACP के रिकमेंडेशन पे CCEA FRP तय करती है। इज इट? यहाँ पे हमने MSP FRP वगैरह देख लिया। अब हम देखते हैं बजट। अच्छा, एक बात मैं पूछती हूँ आपसे, आपको जो मंथली इनकम मिलती होगी अपने घर वालों से, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी आती होगी, तो आपका कुछ बजट होगा। मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है, 20,000 जो भी है, तो उस 5,000 में आप सोचते होगे ना कि कितना कैसे खर्च करना है, 1 महीना पूरा चलाना है मुझे, ठीक है। क्या खर्चा होना चाहिए मुझे, किस किस से लोन लिया है उसको देना है, कहाँ कहाँ पे दुकान पे उधार लगाया है, मतलब एक बात बता रही हूँ। तो आप इसके लिए एक एस्टिमेटेड बजट बनाते हो ना अपने लिए पूरा, कि इतना खर्चा करना है, इतना वो करना है, इतना देना है वहाँ जाके, तो इसको हम बोलते हैं एक बजट। मतलब हमारी 1 महीने की क्या बजट। उसी तरह से सरकार जो है 1 साल का एक बजट तय करती है, जो कि काफ़ी एस्टिमेशन के बाद वित्त विभाग और बाकी अपने आपस में मंत्रालय मिल करके जो है तय करते हैं। तो अगर हम बात करें संविधान में ये कहाँ पे मेंशन है, तो बजट शब्द जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। बजट शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और इसी चीज़ को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे
कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। मतलब इसका भी बजट ही है, बट बजट शब्द नहीं कहीं पे लिखा गया है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है, ठीक है। और ये संविधान के आर्टिकल 112 में जो है हमारा मिलता है बजट, ठीक। तो वही चीज़ें हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी एस्टिमेटेड आपके रिसिप्ट, मतलब सरकार को जो भी प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, टैक्सेस वगैरह से सरकार के पास जितना इकट्ठा हुआ है, फिर एक्सपेंडिचर सरकार कितनी खर्चे करेगी, तो उन सभी का एक ब्यौरा होता है कुल मिला के बजट, ठीक है। तो प्राप्तियाँ और खर्चे ही हमारे क्या होते हैं, बजट है। अच्छा, एक मेजर चेंज हुआ था 2017 से पहले 2 प्रकार के बजट होते थे, एक रेल बजट होता था और एक आम बजट होता था, एक जनरल बजट होती थी। बट 2017 में आपके एक कमेटी थी, विवेक देवराय कमेटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, आप इसको रट जाएंगे क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट और आम बजट इन दोनों को जोड़ करके एक बजट कर दिया गया, ठीक है। अब रेल के लिए अलग बजट नहीं आता था और जनरल बजट अलग नहीं आता था, ये सब मिला करके एक ही बजट कर दिया गया था। ये इन्हीं के रिकमेंडेशन पे हुआ था, इन्हीं के कहने पे हुआ था, ठीक है। और आपके बलिए बजट से एक ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ये मुझे लगा इतना इम्पोर्टेंट है बस, क्योंकि हमने पेपर भी देखा प्रीवियस ईयर और बजट के बारे में इतना कुछ है भी नहीं, ठीक है। बाकी वित्त आयोग की अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, 15वें इस वक्त हैं हमारे NK सिंह, ठीक है। इनका फुल नेम आई थिंक नंद किशोर सिंह है, बाकी NK सिंह ही ऑप्शन में भी आता है, नंद किशोर सिंह शायद, अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने बजट भी देख लिया है, अब हम देखते हैं फंड्स, ठीक है। जैसे सरकार मान लीजिए सब्सिडी दे रही है, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, ठीक है, बहुत जगह पुल बनवा रही है, तो भाई वो सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, जो आप टैक्स देते हो, सरकार को टैक्स भरते हो, फिर सरकार जो सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेचती है, सारे माध्यम से जो टैक्स लेती है, लोन से पे पैसे लेती है, वो सरकार जो है, ये सारे पैसे जो जनता के पैसे जो सरकार के पास जाते हैं, सरकार उसको एक बॉक्स में रख देती है। बस ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए इस बॉक्स का नाम समेकित निधि है, फिर सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो सरकार को संसद का अनुमति लेने के बाद यहाँ से पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। मतलब गवर्नमेंट जो इंडिया की है, उसको जितनी भी प्रकार के टैक्स वगैरह, जितने भी प्रकार के रिसिप्ट मिलते हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, लोन के माध्यम से हो, बिल्स के माध्यम से, मैंने पैसे आने के जितने भी सोर्स हैं, जहाँ से उसको पैसे आते हैं, वो सब पैसे जो उसको मिलते हैं ना, वो सब जो है कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित निधि में रखे जाते हैं। और फिर जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है यहाँ से निकालने की, तो उसको पार्लियामेंट से क्या करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। और यही इसकी खास बात है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कंसोलिडेटेड फंड। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इसमें टैक्स, लोन, बिल, ठीक है, पर आपको पता नहीं चलता हमारा टैक्स कहाँ गया। मान लीजिए 5 रुपये का सामान MRP वाला, उस पर टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो वो 1 रुपये चला गया सरकार के पास, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा टैक्स वगैरह जाता है, उसके बाद से ये लोग अपना सरकार वहाँ से जाके पैसे निकालती है पार्लियामेंट की अनुमति से। ये तो हो गया हमारा कंसोलिडेटेड। नाउ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है। अच्छा हाँ, ये जो हमारा अगर संविधान में बात करें तो आर्टिकल 266 के अंतर्गत समेकित निधि है, मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी सार्वजनिक खाता। ये आर्टिकल 266 में है। ये होता है लोगों का पैसा। जैसे मान लो आप जाके फिक्स डिपॉजिट करा दो बैंक में, और आप एक टाइम के बाद फिक्स डिपॉजिट मान लो आपने कराया है, एक टाइम के बाद आपने पैसे निकाले, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना LIC बनवाया, फिर जो भी कराया बैंक में गए जाके जमा कर दिया, सेविंग डिपॉजिट में डाल दिया, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट में, फंड डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में। तो इस टाइप से आपने क्या किया, पैसे जमा किए और कुछ टाइम के बाद आपने जाके वहाँ से कुछ जो बढ़ जाता है या फिर जो भी, उसके बाद आप जाके उसको निकाल लाते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक निश्चित समय के लिए आप सरकार को पैसे दे रहे हो अपने, सरकार उसका यूज करती है, फिर आपको जब अपना ज़रूरत पड़ता है, आपने जितने टाइम के लिए जमा किया था, आपका टाइम पूरा होने के बाद आप जाके वहाँ से निकाल लेते हो। इसको बोला जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रखा होता है, ठीक है, और उसके बाद से जो है यहाँ से आप और हाँ, जो पैसे आपने रखे हैं मान लीजिए, तो जब गवर्नमेंट यहाँ से पैसे उठाती है तो इससे पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पार्लियामेंट से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये खास बात होती है, ठीक है, संसद से अनुमति लेने की इनको आवश्यकता नहीं है और ये सार्वजनिक खाते से पैसे निकाल सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद से आपको एक टाइम पे इनको वापस देना भी होता है, ये बात भी होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड, जो आकस्मिक निधि होती है। क्या होता है, कभी कभी सरकार पे ऐसी विपदा आ जाती है, मान लीजिए कहीं पे आगजनी हो गई, कहीं पे कुछ आग वाग लग गई और सरकार को एकदम जस्ट पैसे की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट पे देगी, बिल वो डालेगी, याचना डालेगी, फिर दोनों से पास कराएगी, फिर पता नहीं कब पैसे आएंगे। तो ये सारे प्रोसेस से बचने के लिए कॉन्टिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया, ताकि सरकार जो है फटाक से आए, बिना किसी की अनुमति के फटाक से पैसे निकाल ले। बाद में उसको लेनी पड़ती है अनुमति, ये तो प्रोसेस है बाद में, बट इस मतलब एकदम उसको तुरंत के लिए जो है कॉन्टिजेंसी फंड से जो है आराम से वो पैसे फटाक से निकाल ले और अपना काम कर ले। ठीक है, तो इसमें समेकित निधि से ही पैसे आते हैं, मतलब अलग से पार्लियामेंट ही तय करती है कि इसमें कितने अमाउंट रहेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट में पैसे रहेंगे और समेकित निधि से हम कितने पैसे निकाल के यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो ये तो यही तय करेगी। पर हाँ, आकस्मिक नाम ही है इसका और आकस्मिक ज़रूरत के लिए इसका यूज भी किया जाता है। कभी ज़रूरत जब पड़ जाती है तब सरकार इससे पैसे निकालने के लिए इसको संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिजेंसी फंड में आपके 500 करोड़ रुपए की लागत रखी जाती है। ठीक है, ये इसका कोष है, ये इतना फंड इसमें रखा जाता है। और ये कोष जो है आपका राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब इसमें संसद की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये आर्टिकल आपका 267 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमने कॉन्टिजेंसी फंड देख लिया। अब हम देखते हैं जीएसटी। ठीक है, जीएसटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या हुआ था कि 2017 में बहुत सारी चीज़ें हुई और ऐसा हुआ कि एक इनडायरेक्ट टैक्स आएगा जो बाकी सारे टैक्सेस को हटा देगा, फलाना ढिकाना जो टैक्स हम भरते हैं, और मात्र एक टैक्स रहेगा, वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो एक्चुअली ये एक ऐसा टैक्स होता है जो भारत में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उन सभी पर लगाया जाता है, और ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो टोटल 160 तक के देशों में जो है जीएसटी लागू है, भारत को मिला करके। ठीक है, और पहला देश कौन था जिसने जीएसटी लागू किया था, तो वो था हमारा फ्रांस। और भारत में किस तरह का जीएसटी लगता है, 2 प्रकार का, और ऐसा जीएसटी कनाडा में भी लगता है। ठीक है, और वो 2 जीएसटी क्या है, स्टेट अपना अलग जीएसटी लगाती है, सेंटर अपना अलग जीएसटी लगाती है। ठीक है, ये 2 प्रकार के ड्यूअल जीएसटी वाला सिस्टम जो है कनाडा में भी है और इंडिया में भी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसे। तो जीएसटी काउंसिल के सबसे पहले चेयरमैन आप याद कर लो कौन है। तो जो हमारा वित्त आयोग का मंत्री होता है, अध्यक्ष जो होता है, मिनिस्टर जो होता है, वित्त आयोग मंत्री जो होता है, वही इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, और इस काउंसिल में कौन कौन होता है, तो एक तो ये होते हैं, दूसरे जितने भी स्टेट के रेवेन्यू या फिर वित्त विभाग के मंत्री हैं वो होते हैं, प्लस जो आपके फाइनेंस और टैक्स में जो मंत्री होते हैं वो राज्य द्वारा चुने गए इस काम के लिए वो होते हैं। ठीक, तो ये कुल 3 लोग जो होते हैं, मतलब 3 विभाग से जो है आपके जीएसटी काउंसिल में मंत्री बैठते हैं। दूसरी चीज़, राज्यों को 2/3 वोट का अधिकार होता है और 1/3 वोट का अधिकार जो है केंद्र के पास होता है। ठीक है, और हर राज्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। मतलब मान लीजिए कोई योजना लाई गई जीएसटी काउंसिल द्वारा, और सभी राज्य के अपने अपने क्या बचे हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हैं, तो सभी राज्य अपना अपना एक वोट देंगे, तो सबका एक एक वोट बहुत मायने रखेगा ना। तो ये चीज़ है। और किस किस प्रोडक्ट पे या फिर सामान पे या सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें भी जीएसटी काउंसिल ही तय करती है, और जीएसटी रेट कितना होना चाहिए ये भी यही जो है तय करती है। जीएसटी हमारी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि 122वें संविधान संशोधन बिल द्वारा जो है राज्यसभा से 3 अगस्त को पास हुई थी और लोकसभा से 6 अगस्त 2016 को पास हुई थी। उसके बाद से हमारे यहाँ पूरे देश में पैन लेवल पे जो है 1 जुलाई और 2017 को ये लागू हो गई थी। तो यहाँ पे हमने जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे केवल ऑप्शन में नहीं पूछ देता कि ये CRR कौन जारी करता है, तो ऑप्शन में मार दोगे RBI, नहीं, पूरे डिटेल में क्वेश्चन में पूरा लिखा रहता है। आपको समझना होता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं, इसलिए डिटेल में बताना ही पड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो रियली पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।